अमेरिका के डलास में प्रवासी भारतीयों से आखिर राहुल गांधी ने क्यों पूछा? आप लोगों को एकलव्य की कहानी याद है? एकलव्य की कहानी क्या आपने सुना है? आखिर राहुल गांधी ने किसके लिए कहा कि भारत में लाखों करोड़ों एकलव्य घूम रहे हैं? टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रवासी भारतीय छात्रों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने मोची रामचेत की कहानी सुनाई। उसी मोची रामचेत की जिससे वे कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मिले थे। जिस मोची रामचेत से हुई बातचीत को उन्होंने भारत की संसद में रखा और उसी रामचेत की कहानी को वे अमेरिका में डलास में टेक्सास यूनिवर्सिटी में सुना रहे थे। अमेरिका में महाभारत के एकलव्य की कहानी सुनाने और सुल्तानपुर के मोची रामचेत के बारे में बताने के राजनीतिक मायने आखिर क्या हैं? हाल ही में प्रयागराज में संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दर्शकों से पूछा था, आपने मीडिया में किसी मोची का इंटरव्यू देखा है? किसी मोची, प्लम्बर या ऐसे लोगों की बातचीत, चर्चा क्या आपने देखी है? और उसके बाद अब अमेरिका के उस शहर जो टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए निर्माण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, वहां अगर राहुल गांधी ने मोची रामचेत की कहानी सुनाई है और महाभारत में निषाद जाति से जुड़े अद्भुत धनुर्धर एकलव्य की कहानी सुनाई है, तो आखिर इसके राजनीतिक और आर्थिक मायने क्या है? इस पॉडकास्ट में बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर आपके साथ मैं देश दुनिया में बदलाव के ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई बातों को शेयर करने की कोशिश करता हूं और इसके लिए आपका मेरे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अमेरिका के डलास में टेक्सास यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जब छात्रों से बातचीत कर रहे थे, श्रोताओं के बीच से एक महिला प्रोफेसर ने सवाल किया, भारत में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है और इसके जरिए दो तरह के भारत का निर्माण हो रहा है। आबादी की बहुत बड़ी संख्या इस आर्थिक गतिविधि के दायरे से बाहर है, तो आखिर विपक्ष के नेता के तौर पर आपके पास इस आर्थिक गतिविधि से बाहर जो करोड़ों लोग हैं, उनके लिए क्या आर्थिक सोच है? इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने दर्शकों से सवाल किया, क्या आपने एकलव्य की कहानी सुनी है? क्या आपको महाभारत के एकलव्य की कहानी की जानकारी है? आखिर अमेरिका में भारतीयों को राहुल गांधी को एकलव्य की याद क्यों दिलानी पड़ी? उन्हें सुल्तानपुर की हाईवे पर सड़क के किनारे एक गुमटी में जूते बनाते मोची रामचेत की कहानी क्यों सुनानी पड़ी? हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों बढ़इयों, कामगारों, मोचियों, अपने हाथ और हुनर से अपनी जीविका चलाने वाले लोगों की बात राहुल गांधी को अमेरिका में क्यों सुनानी पड़ी? इसे जानने के लिए एक बार हम रुख महाभारत की ओर जरूर करेंगे। महाभारत के महाकाव्य में जिस एकलव्य का जिक्र है, वह निषाद जाति से जुड़ा हुआ था और वन में कुरु वंश के कौरव और पांडवों को शिक्षा देते हुए, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या सिखाते हुए द्रोणाचार्य के पास जब किशोर एकलव्य पहुंचा, उनकी विद्या से प्रभावित होकर उनसे अनुरोध किया अपना शिष्य बनाने के लिए, उन्हें ज्ञान और शिक्षा देने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य को पता चला कि यह किशोर निषाद जाति का है, यानी कि हिंदू समाज के श्रेष्ठतर वर्णों से बाहर का है, शूद्र है। वे उसे ज्ञान कैसे दे सकते हैं? उनका ज्ञान तो राजकाज चलाने वाले लोगों के लिए है और इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। लेकिन द्रोणाचार्य के ज्ञान और विद्या से प्रभावित एकलव्य ने नदी के किनारे उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया जिस मिट्टी के ऊपर द्रोणाचार्य के पैर पड़े थे, जहां से द्रोणाचार्य गुजरे थे, और उस मिट्टी को लेकर एकलव्य ने मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की मूर्ति। गहरे जंगल में उस मूर्ति को स्थापित कर उसी मूर्ति के सामने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते हुए सालों बाद एक श्रेष्ठतर योद्धा बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य जब जंगल में अपने कुरु शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखा रहे थे, उसी समय द्रोणाचार्य के कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। इससे शिक्षा देने में द्रोणाचार्य को बार बार परेशानी हो रही थी, उनका ध्यान भंग हो रहा था। लेकिन अचानक बुरी तरह से
भौंक रहे कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। थोड़ी ही देर में जब कौरव, पांडव राजकुमारों और द्रोणाचार्य का ध्यान कुत्ते की ओर गया तो वे स्तब्ध रह गए। कुत्ता अपनी जगह खड़ा था, लेकिन उसके मुंह में बाण कुछ इस तरह से भर गए थे कि चुपचाप खड़ा रहने के सिवाय उसके पास कोई उपाय नहीं था। कुत्ते को कोई नुकसान नहीं हुआ था, बाण सिर्फ उसके मुंह में भर गए थे। इसे देखकर गुरु द्रोणाचार्य हैरान रह गए। आखिर यह कौन सा धनुर्धर है, यह कौन सी प्रतिभा है जिसने कुत्ते को बिना नुकसान पहुंचाए इस तरह से उसे चुप करा दिया। धनुर्विद्या का ऐसा ज्ञान आखिर किसे और कहां से मिला? ऐसा पूछने पर झाड़ियों के भीतर से एकलव्य बाहर आया। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? किसने तुम्हें ऐसी अद्भुत तीरंदाजी सिखाई? एकलव्य ने हाथ जोड़ लिया। वह द्रोणाचार्य को उस मूर्ति के पास ले गया। अपनी ही मूर्ति देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए। वह अर्जुन को ऐसा ही श्रेष्ठतर धनुर्धर बनाना चाहते थे, लेकिन एकलव्य ने अपनी खुद की मेहनत और लगन से वह हुनर हासिल किया, वह प्रतिभा हासिल की। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बनकर निकला। लेकिन द्रोणाचार्य को याद आया, उन्होंने तो अर्जुन से वायदा किया था उसे पृथ्वी पर श्रेष्ठतर योद्धा बनाने का, धनुर्धर बनाने का। द्रोणाचार्य ने कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारी शिक्षा अब पूरी हो चुकी है, गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और मुस्कुराते हुए एकलव्य ने बिना समय नष्ट किए अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के सामने रख दिया। द्रोणाचार्य उस शूद्र युवक की प्रतिभा और गुरु के लिए उसके आदर से प्रभावित हुए, लेकिन साथ साथ प्रसन्न भी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धर अब उनका शिष्य अर्जुन ही है। राहुल गांधी जब डलास में उस एकलव्य का जिक्र कर रहे थे, दरअसल राहुल गांधी एकलव्य और मोची रामचेत की कहानी के जरिए वे उनसे आग्रह कर रहे थे कि आखिर हिंदुस्तान कब तक अपनी आबादी के इस सबसे बड़े हिस्से को, रामचेत और एकलव्यों को, अपने आर्थिक विकास की धारा से बाहर रखेगा और कब हिंदुस्तान की कोई सरकार उन्हें अपने आर्थिक व्यवस्था में लाने की बात सोचेगी। राहुल गांधी ने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि दो तरह का भारत बन गया है। आबादी का एक छोटा सा हिस्सा वह है जो तमाम आर्थिक गतिविधियों और सरकारी सिस्टम में हावी है, उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों के इस दायरे से बाहर पड़ी हुई है, जिसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। और हमारी दिलचस्पी दरअसल इसी सबसे बड़े हिस्से को सिस्टम के भीतर लाने की है, उसे इस सत्ता, इस अर्थतंत्र और व्यवस्था में शामिल करना है, उसका हिस्सा उसके घर पहुंचाना है। राहुल गांधी ने कहा कि इसी वजह से हम भारत की आबादी की वास्तविक तस्वीर को जानना चाहते हैं, भारत के जनसमुदाय का एक्सरे करना चाहते हैं, और इसीलिए हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आर्थिक सामाजिक सर्वे की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने दावा किया कि जब यह तस्वीर सामने आएगी तो यह बेहद चौंकाने वाला होगा। इसी प्रश्नकर्ता के सवाल पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किस तरह से भारत में 16 लाख करोड़ का कर्ज 25 उद्योगपतियों का माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो करोड़ों एकलव्य घूम रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसी के साथ राहुल गांधी ने जिक्र किया मोची रामचेत का, जिससे वे सुल्तानपुर में मिले थे। उन्होंने बताया कि उस मोची में पूरी स्किल थी, वह जूते बना लेता था, लेकिन ऐसे मोचियों के नेटवर्क, ऐसे कारीगरों के नेटवर्क जो हिंदुस्तान में जगह जगह मिलते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने मुरादाबाद के धातु उद्योग का जिक्र किया, जो परंपरागत रूप से सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान की धरती पर विकसित हुआ है। उन्होंने जिक्र किया नाइयों का, बढ़इयों का, और कहा कि हिंदुस्तान में स्किल और हुनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस कौशल, इस हुनर, आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों की इस क्षमता को पूरी व्यवस्था से बाहर रखा गया है, और इसका कोई फायदा न तो खुद उन लोगों को हो रहा है और न ही देश को हो रहा है। इसी बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि देश को निर्माण आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना होगा, इस हुनर और कौशल को मैन्युफैक्चरिंग में लाना होगा, और देश की आर्थिक तरक्की का दावा करने वाली सरकार का दरअसल यही काम होना चाहिए। विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने जब
एकलव्य और मोची रामचेत की कहानी सुनाई तो दरअसल इसके जरिए एक तरफ जहां वे जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे ताकि भारत की उस आबादी की सही तस्वीर सामने आए कि आखिर किन लोगों को इस आर्थिक तंत्र का फायदा हुआ है और किन लोगों को नहीं हुआ है, इस तस्वीर को सामने लाने के लिए भारत की आबादी का एक्सरे करने पर उन्होंने जोर दिया। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में स्किल, हुनर और उद्योग क्षमता का सम्मान नहीं है, उसकी कद्र नहीं है और इसीलिए टैलेंट से भरे हुए करोड़ों एकलव्य आर्थिक गतिविधियों से बाहर बेरोजगार घूम रहे हैं। टेक्सास में जातिगत जनगणना और देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को आर्थिक गतिविधियों के दायरे में लाने, उसे आर्थिक विकास का फायदा पहुंचाने की पैरवी करने की राहुल गांधी की इस बातचीत की बेहद अहमियत है, क्योंकि डलास अमेरिका का वह महत्वपूर्ण शहर है जहां परंपरागत रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फिर हमारे समय में टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर से जुड़ी हुई हार्डवेयर इंडस्ट्री का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। और इसलिए टेक्सास के डलास में जब प्रवासी भारतीयों को राहुल गांधी एकलव्य और मोची रामचेत की कहानी बता रहे थे तो दरअसल वे एक नया आर्थिक विजन रख रहे थे, एक ऐसा आर्थिक दृष्टिकोण जो उस आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है जो इस समय न सिर्फ अमेरिका और भारत में बल्कि दुनिया के काफी बड़े हिस्से में प्रचलित है, जिसके तहत आर्थिक गतिविधियों का फायदा सिर्फ आबादी के एक छोटे से हिस्से तक पहुंचा है। और इस आर्थिक दृष्टिकोण को रखते हुए राहुल गांधी ने यह दावा किया कि उनकी दिलचस्पी दरअसल आबादी के इस सबसे बड़े हिस्से को उसका अधिकार दिलाने की है, उसे आर्थिक तंत्र से जोड़ने की है, उसे देश के सिस्टम में लाने की है। इस वीडियो के आखिर में राहुल गांधी की बातचीत के उस हिस्से को जरूर देखें। बने रहिए मेरे साथ। Dr. Mehrotra, can we have the mic here, please? I'll get it. Okay. First off, thanks a lot for being here. It's a rare opportunity and we're truly grateful. To me at least, and I could be wrong here, it almost seems like there are two Indias. One that is reaping the benefits of the growth that we see, and then one that's being kind of bypassed. There's still unacceptably high number of people living in abject poverty who don't even have access to the very basic of quality education. What vision do you have to ensure that this India that's kind of been cut off at least gets some benefits, and that it's a little more equitable, the benefits of India's economic growth? There are clearly two Indias, and very small percentage of people benefit from India. The vast majority of people don't benefit from it. And if anybody talks about building a country, talks about progress, you simply cannot ignore this fact, right? If you look at our institutions, our businesses, our legal system, anywhere, you will find that it's captured by a very, very small percentage of people. Now, one of the things that I keep saying is that in the 21st century, you need data. And you need to understand the extent of this capture. I think when people actually understand the extent of this capture, they will be shocked, right? And so, for example, the idea of a caste census is a way of shining the light on this capture, right? It amazes me when people say, oh, there shouldn't be a caste census. It's like saying his leg is broken and there shouldn't be an X-ray. Why not, right? What's the problem? What's the problem with an X-ray? Second thing is the issue of skill, right? You've heard of the Eklavya story? You've heard of the Eklavya story? Yes. If you want to pin down what is happening in India, it is millions and millions of Eklavya stories every single day. The people with skill, their thumbs are being cut off. They're not being allowed to
operate, they're not being allowed to thrive. And it's happening across the board. So, respect for skills, supporting skills financially through technology. That's how you'll unleash India's power. You're not going to unleash India's power by empowering 1%, 2% of India. And, it's not interesting for me. So, I'm very passionate about this. I'll give you an example. Some time back, when we were in government, we were talking about skill development. And the gentleman who was running, he was appointed by Manmohan Singh Ji for skill development. He came to see me. And we were having a conversation. And he was explaining to me how he was going to build ITIs. And he was going to put trainers inside ITIs. For plumbing, for hair cutting, for carpentry, for stuff like that. And I was listening to him. And then I asked him a question. And what I said was, look, you're building these ITIs. And I gave him an example. I said, let's say you want to train 1 million barbers. Now in your model, what you're going to do is you're going to have these ITIs, 1,000 of them across the country, and you'll train these barbers. But that's not where the barbers' skills lie. That ITI is not where the barbers' skills are. The barbers' skills are with the barbers. So I said to him, why don't you do this? Why don't you set up certification centers? And then go to every single barber in India and say, listen, this is what we'd like you to train. For every guy you send to our certification center, we'll give you X amount of rupees. So let's say you have, 1 million barbers in India. And you go to 1 million barbers and you say, listen, you guys have the skills. We want to train barbers. And now start training barbers. And for every guy you train, send him to the certification center. And the moment we find that he's certified and he has been sent by you, we pay you. How long will it take you to 1 million barbers? 2 months? 3 months? Right? He just looked at me as if I was crazy. Right? Because for him, the skill isn't there. The skill isn't the ITI. But actually the skill is with the barbers, with the plumbers, with the carpenters. Those guys have the skill. That's the skill network. So why are you not using it to train? Just recently I was driving past Sultanpur and I walked up to this shoemaker. It was amazing because the guy says to me, I said, what's your biggest problem? He says, I've been working here for 40 years and nobody has ever respected me. So he says to me, the only man who has ever respected me is my father. Right? So I was thinking about this. And then he says to me, there was this scheme. And they said that, they've got this scheme for shoemakers. It was in Lucknow somewhere. So he says, so I, went to Lucknow. And I said, so what did they do? They said, they're going to teach me how to make shoes. He says, but I've been making shoes for 40 years. And I could teach those people how to make shoes. Right? So it's a fundamental disconnect with where the skills are. There's no shortage of skills in India. There's shortage of respect of skills in India. So you want to find the best carpenters in the world, they're sitting in India. But nobody respects their skill. Nobody actually tells them we believe in you and we want you to build something. Right? So you can't build industry without respecting skill. Thank you. Maybe we are in time for one last question.